गाइज आज हम बात करने वाले हैं आईएमडीबी की टॉप रेटेड मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में, जो कि 1994 में बनी थी बट अभी भी टॉप पर है। क्या है ऐसा इस मूवी में जिसने इसे इतना पॉपुलर बनाया, चलिए जानते हैं। तो मूवी शुरू होती है जिसमें एक आदमी कार में बैठा ड्रिंक कर रहा है। उसके पास एक कपड़े में रिवॉल्वर है। उस आदमी का नाम है एंडी डिफरेंट, जो कि एक बैंकर है। ये सीन नेक्स्ट डे कोर्ट में चल रहे उसके ट्रायल के बीच में इंटरचेंज होता रहता है। उसकी वाइफ का अपेरेंटली एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में एंडी को पता चल गया था। लॉयर कोर्ट में कहते हैं कि एंडी ने ही गुस्से में आकर उन दोनों को मार डाला। हालांकि एंडी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सारे सबूत उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और उसका नेचर भी थोड़ा कोल्ड और थोड़ा निर्दयी देखने में लगता है। कोई उसकी बात का बिलीव नहीं करता। एंड में जज उसे 2 लाइफ सेंटेंसेस बैक टू बैक गुजारने की सजा सुनाते हैं। अगले सीन में एक आदमी जो कि एक प्रिजनर है कुछ लोगों की कमेटी के सामने आकर बैठता है। उस आदमी ने अभी तक 20 साल की सजा पूरी कर ली है। वो वहां पर उस आदमी को फ्री करना है या नहीं डिसाइड करने के लिए बैठते हैं। वो उस कमेटी को यकीन दिलाता है कि अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है और सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है, बट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसका नाम है एलिस बॉयड रेडिंग, जिसे सब लोग रेड कहकर बुलाते हैं। अपेरेंटली रेड के पास कनेक्शंस है जिससे वो लोगों को बेसिक चीजें जैसे सिगरेट्स लाकर दे सकता है। वो पूरी स्टोरी रेड ही नरेट कर रहा है। उस प्रिजन में अगले प्रिजनर्स की बस आती है। रेड के साथ बाकी लोग बैट लगाते हैं कि कौन प्रिजन में सबसे पहले मरेगा। जहां रेड खुद बैट लगाता है एंडी ही पहले मरेगा। वहां पर 2 नए कैरेक्टर्स आते हैं जिनका नाम है मिस्टर हेडली, जो कि वहां के गार्ड्स का कैप्टन है, और मिस्टर नॉर्टन, जो कि उस प्रिजन का वार्डन है। उस प्रिजन का नाम है शॉशैंक। रेड नरेट करता है कि कैसे प्रिजन की पहली रात बहुत टफ होती है और कोई ना कोई अपने कंट्रोल खो देता है। वहीं पर एक आदमी डर के मारे रोने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर कैप्टन आ जाता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। रेड एंडी पर लगाए अपनी बैट हार जाता है। अगले दिन पता चलता है कि इन्फर्मी का डॉक्टर पिछली रात घर चला गया और वो आदमी जिसे बहुत पीटा गया था वो मर गया। 1 महीने बाद एंडी रेड को अप्रोच करता है और उसे एक रॉक हैमर यानी पत्थर का हथौड़ा लाने को कहता है, जिसके उसके बारे में पीछे जाने पर एंडी बताता है उसे रॉक से चीजें बनाने का शौक है। शुरुआत में रेड भी एंडी के बारे में सोचता है कि ये भी कोल्ड किस्म का आदमी है, बट उसे बात करने के बाद एंडी उसे थोड़ा अच्छा लगने लगता है। रेड को लगता है कि ये उस रॉक हैमर से एक सुरंग बनाकर प्रिजन से भागेगा, लेकिन जब वो उस हैमर का साइज देखता है तो कहता है कि इससे सुरंग बनाने में 600 साल लगेंगे। एंडी पहले 2 साल डेली बेसिस पे लॉन्ड्री में काम करता रहता है, जहाँ उसे ग्रुप जिन्हें द सिस्टर्स कहा जाता है वो मारते हैं और सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। उसके साथ ये बहुत बार होता था। अगले सीन में वार्डन सबको बताता है कि उन्हें रूफ पर काम के लिए लोग चाहिए, जिसमें रेड जुगाड़ लगाकर अपने दोस्तों और एंडी का नाम सिलेक्ट करवा देता है। वहां का कैप्टन गुस्से में कंप्लेन करता है कि उसके भाई के मरने पर उसकी जमीन का पैसा जो उसे मिलेगा वो गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर सब खा जाएंगे, जो एंडी सुन लेता है। वो कैप्टन को हेल्प ऑफर करता है, बट शुरुआत में कैप्टन उसे रूफ से फेंकने की कोशिश करते हैं, बट एंडी उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ को $60,000 तक टैक्स फ्री गिफ्ट कर सकता है। उसका पेपर वर्क वो संभाल लेगा। बदले में वो चाहता है कि उसके साथ के वर्कर्स को ठंडी बियर पीने को मिले। ये सीन काफी अच्छा है क्योंकि ऐसा करके एंडी ने कैप्टन को फेवर भी दे दिया और साथ में ही बहुत से दोस्त भी बना लिए, जो कि प्रिजन में सरवाइव करने के लिए काफी जरूरी थे। वो सब प्रिजनर्स कुछ देर के लिए ही बहट उगते सूरज में ठंडी बियर पीने से अपने आप को एक फ्री मैन फील कर रहे थे। अगले सीन में वो एक मूवी देख रहे होते हैं जिसमें एंडी रेड को कहता है कि क्या वो उस मूवी की एक्ट्रेस रीता हेवर्थ को यहाँ पर ला सकता है। रेड कहता है कि कुछ वीक्स लग जाएंगे बट वो ले आएगा। एंडी वापस जा रहा होता है बट सिस्टर्स का ग्रुप उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। वो 1 महीने इन्फर्मी में ठीक होने में लगा देता है। उस ग्रुप का लीडर जब अपने सेल में जाता है तो कैप्टन उसका वहां पर वेट करता है और उसे खूब मारता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कैप्टन उसे इतना मारता है कि वो पैरालाइज हो जाता है और दूसरे प्रिजन हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस ग्रुप के दूसरे लोग एंडी को तंग करना छोड़ देते हैं। रेड उसके बाकी दोस्त एंडी का वेलकमिंग गिफ्ट के तौर पर उसे रॉक्स और रीता का पोस्टर देते हैं। वार्डन को एंडी की बैंकिंग नॉलेज का पता चल जाता है और उसे प्रिजन लाइब्रेरी में मिस्टर ब्रुक के पास काम पर लगवा देता है। क्योंकि उसने कैप्टन की हेल्प की थी, बाकी ऑफिसर्स को भी पता चल जाता है और वो सब उसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आते रहते हैं। एंडी प्रिजन की लाइब्रेरी को एक्सपांड करने की ट्राई करता है, बट फंड्स की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता।
वार्डन भी कहता है कि उसके पास फंड्स नहीं है, बट एंडी कहता है कि वो स्टेट को हर वीक लेटर लिखकर अपील करेगा। अब एंडी गार्ड्स में पॉपुलर हो गया है और उन सब की टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में हेल्प करता है, और साल बाद उसने वार्डन के टैक्स रिलेटेड इशू भी सॉल्व कर दिए हैं। उसका काम इतना बिजी हो गया था कि उसने रेड को भी काम पर रख लिया था। अगले सीन में ब्रुक हेवुड को पकड़कर उसका गला काटने की धमकी देता है। एंडी उसे ऐसा करने से रोक देता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसमें हेवुड बताता है कि ब्रुक को पैरोल मिल गई है, मतलब कि कमेटी ने डिसाइड किया है कि उसे अब प्रिजन से फ्री कर दिया जाएगा, बट ब्रुक बाहर नहीं जाना चाहता। रेड बताता है कि वो 50 साल प्रिजन में रहा है और यहाँ से यूज टू हो चुका है, यहाँ पर उसकी वैल्यू है और वो इम्पोर्टेंट आदमी है, बट यहाँ से बाहर निकलते ही लोग उसे सिर्फ एक प्रिजनर की नजर से देखेंगे। रेड एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है, पहले इन दीवारों से हमें नफरत होती है, फिर हमें इनकी आदत पड़ जाती है, फिर हमें इन पर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। ब्रुक इवेंचुअली प्रिजन से बाहर आ जाता है। एंडी को एक लेटर में वो बताता है कैसे प्रिजन में वो सेफ फील करता था, बट आउटसाइड वर्ल्ड में वो हमेशा डरा हुआ रहता है। बाहर की दुनिया से अडॉप्ट ना कर पाने की वजह से ब्रुक सुसाइड कर लेता है। 6 साल लगातार लेटर्स लिखने के बाद एंडी को फाइनली $200 और पुरानी बुक्स स्टेट से मिल जाती है। एंडी कहता है अब वो एक लेटर नहीं 2 लेटर पर वीक लिखेगा। उसे पुरानी बुक्स के साथ म्यूजिक रिकॉर्ड भी मिलते हैं, जिसमें वो एक रिकॉर्ड को चलाकर प्रिजन के स्पीकर्स पर चला देता है, जिससे सारे इनमेट्स म्यूजिक सुन पाए। म्यूजिक को सुनकर उस शॉशंक प्रिजन के लोगों को कुछ देर के लिए ही सही बट प्रिजन से फ्री होने की फीलिंग आई। उसके स्टंट की वजह से वार्डन उसे गुस्सा हो जाता है और उसे 2 हफ्ते तक प्रिजन होल में रहना पड़ता है। वापस आकर रेड उससे पूछता है कि क्या ये सब वर्थ था, जिसके जवाब में एंडी बताता है कि हमारे पास अभी भी होप है, जिसके जवाब में रेड उसे बोलता है कि होप एक बहुत डेंजरस चीज है और इंसान को पागल बना सकती है। अगले सीन में रेड को फिर से कमेटी के सामने पैरोल के लिए लाया जाता है, जिसमें वो फिर से वही चीज बोलता है जो उसने पहले बोली थी, बट फिर से उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि एंडी एक लेटर की जगह 2 लेटर लिखने लगा था। उसे एनुअली $500 की हेल्प मिलने लग जाती है। अब एंडी को 10 साल पूरे हो गए हैं। वो लाइब्रेरी को रेनोवेट करता है और ब्रुक हेडलैंड मेमोरियल लाइब्रेरी का नाम रखते हैं। अगले सीन में वार्डन एंडी की नॉलेज से एक स्कीम बनाता है, जिसमें वो प्रिजनर से पब्लिक प्रोजेक्ट्स करवाएगा। इस वजह से वो बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को पीछे छोड़ देता है, जिस वजह से काफी कॉन्ट्रैक्टर उसे रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उसके ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एंडी एक फेक नेम रैंडल स्टेफन से काफी सारे बैंक्स में उसी ब्लैक मनी से इन्वेस्टमेंट और ये बात एंडी सिर्फ रेड को बताता है। एंडी बताता है कैसे प्रिजन से बाहर वो एक इनोसेंट और ऑनेस्ट आदमी था, बट प्रिजन में आने के बाद उसने अपना पहला क्राइम किया। वो अपने साथ साथ बाकी लोगों की लाइफ भी सुधार रहा है। उसकी लाइब्रेरी की वजह से काफी लोगों को हाई स्कूल का डिप्लोमा मिल पाए। 1965 में एक यंग लड़का नेम टॉमी शॉशंक प्रिजन में आता है। वो बहुत बार प्रिजन में जा चुका है, तो एंडी उसे कहता है कि चोरी के अलावा कुछ और काम पकड़ो। टॉमी उसकी बात सुनकर हाई स्कूल डिप्लोमा पर काम शुरू करता है। टॉमी स्टूडेंट अच्छा है, बट वो एग्जाम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपना पेपर कबाड़ में फेंक देता है, पर एंडी उसे वापस निकालकर एग्जाम बोर्ड के पास भेज देता है। एक दिन रेड और टॉमी बात कर रहे होते हैं, जिसमें रेड टॉमी को एंडी के केस के बारे में बताता है। टॉमी को तब याद आता है और वो रेड और एंडी को अपने पुराने सेलमेट की बात बताता है। उसके सेलमेट ने गोल्फ प्लेयर को मारा था, जिसके साथ एक वुमेन थी जो अपने बैंकर हस्बैंड को चीट कर रही थी। यस, वही था असली किलर। एंडी ने सच में उन दोनों को नहीं मारा था। इन सब की पता चलने के बाद एंडी वार्डन से मिलता है और सब कुछ बता देता है, बट वार्डन उसकी हेल्प करने के बजाय कहता है ये सब बस एक कहानी है। एंडी प्रॉमिस करता है कि वो उसकी करप्शन के बारे में किसी को नहीं बताएगा, बट वार्डन उसे गुस्से में 1 महीने के लिए सॉलिटरी में डाल देता है। टॉमी को अपना रिजल्ट मिलता है, जिसमें वो पास हो जाता है। बाद में वार्डन टॉमी को अकेले में पूछता है कि क्या वो एंडी के लिए कोर्ट में गवाही देगा। टॉमी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, बट वार्डन उसे वहीं पर गोलियों से मरवा देता है। वार्डन एंडी को बताता है कि टॉमी प्रिजन से भागते हुए मारा गया। एंडी सब समझ जाता है और उसके सारे करप्शन के पैसों को कवर ना करने की धमकी देता है, बट उसके जवाब में वार्डन उसकी लाइब्रेरी को खत्म करने और उसे दूसरे प्रिजन ब्लॉक में जहां बहुत खतरनाक लोग रहते हैं वहां भेजने की धमकी देता है और उसे 1 महीने और सॉलिटरी में डाल देते हैं। वहां से निकलने के बाद एंडी बहुत ही मायूस और शांत हो जाता है। रेड उसे बात करने आता है, जिसमें एंडी उसे कहता है उसकी वाइफ बहुत ही अच्छे नेचर की थी, बट एंडी की पर्सनैलिटी की वजह से उन दोनों में इतना गैप बढ़ गया जिसकी वजह से वो मर गई। वो रेड से कहता है कि अगर वो कभी भी यहाँ से बाहर निकला तो मैक्सिको के बीच टाउन जिसका नाम है ज़ेउतानेओ वहां भाग जाएगा। वो रेड को कहता है कि बक्सटन जगह पर एक फार्म है, एक ओक ट्री, वहां पर एक बड़ा वोल्केनिक पत्थर पड़ा है, उसके नीचे एक बॉक्स जिसे एंडी चाहता है रेड ढूंढे। ये नहीं बताता कि इसमें क्या है।
अगले सीन में हेवुड बताता है कि एंडी ने उसे एक रस्सी मांगी थी, जिससे सबको लगने लगता है कि एंडी शायद सुसाइड कर लेगा। एंडी वापस वार्डन के लिए काम करने लगा है और वार्डन उसे अपने कपड़े और शूज साफ करवाने को बोलता है। रात में एंडी अपने सेल में रस्सी पकड़कर कुछ करने वाला होता है, बट वही कैमरा रेड की तरफ कट हो जाता है, जो कि बहुत परेशान है। उस रात बहुत तेज बारिश और बिजली भी कड़क रही थी। अगले दिन नॉर्मल चेक में पुलिसमैन देखते हैं कि एंडी अपने सेल में नहीं है। उसी टाइम वार्डन देखता है कि उसके शूज बॉक्स में उसके नहीं एंडी के शूज पड़े हैं। वो एंडी के सेल की तरफ जाता है और रेड को इंटेरोगेट करता है। वार्डन रेड से एंडी का पता पूछता है, बट रेड को कुछ नहीं पता। गुस्से में वार्डन एंडी के बनाए छोटे छोटे पत्थर के पुतले एक्ट्रेस के पोस्टर पर फेंकता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एंडी गया कहाँ। एंडी ने एक सुरंग बनाई जिससे उसने पोस्टर से कवर किया हुआ था। वो उतनी बड़ी थी जिसमें एक आदमी फिट हो पाए। रेड नरेट करता है कि 20 साल तक एंडी ने उस टनल को खोदा उस छोटे से रॉक हैमर से। वो बाहर घूमता था ताकि वो उस जगह की मेजरमेंट्स ले सके। पिछली रात जब वार्डन अपना सेफ खोल रहा था, तब एंडी ने उसके पेपर्स नकली पेपर से चेंज कर दिए थे। उसने नॉर्टन के शूज और कपड़े चुरा लिए थे। भागते हुए उसने पेजेस को प्लास्टिक में डाला था और वो प्रिजन के नली के पाइप के पास पहुंच गया। बहुत इंटेलिजेंटली उसने बिजली की आवाज के साथ साथ पाइप को तोड़ा ताकि किसी को आवाज ना आए। वो 5 फुटबॉल के ग्राउंड जितना सीवर से रेंगते हुए या क्रॉल करते हुए फाइनली बाहर आ गया। अगले दिन एंडी एक बैंक में जाता है, जहां वो एज एंडी नहीं बल्कि उसके बनाए हुए नकली नाम ब्रेंडन स्टेफन्स के नाम से जाता है। क्योंकि एंडी ने शुरुआत से ही सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे, कोई नहीं बता पाता कि ये नकली पर्सनालिटी है। वो सारे बैंक्स में जाकर चेक्स निकलवा लेता है। उसने वार्डन के सारे पैसे साफ कर दिए, जो कि करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए थे। एंडी के 20 साल की प्लानिंग फाइनली काम करने लगी। बैंक से जाने से पहले एंडी उस बैंक के स्टाफ को एक मेल करने को कहता है। वो मेल सीधा पोर्टलैंड के न्यूज़पेपर कंपनी के पास जाता है, जिसमें वार्डन के सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है। अगले दिन न्यूज़पेपर में वार्डन के खिलाफ न्यूज छपती है। पुलिस शॉशंक प्रिजन में आ जाती है और कैप्टन को मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है। वार्डन अपना सेफ खोलता है जिसमें बाइबल रखी है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसमें एंडी के रॉक हैमर का कटआउट होता है। पुलिस वार्डन के ऑफिस में आ रही होती है, बट वार्डन उससे पहले ही अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। उन सब के बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें कुछ नहीं बल्कि एड्रेस लिखा होता है। एड्रेस था फोर्ट हैनकॉक, टेक्सास। रेड समझ आता है कि एंडी मैक्सिको पहुंच गया है और अब वो फाइनली फ्री है। रेड एंडी को मिस करता है। 1967 में रेड फिर से कमेटी के सामने जाता है। उससे वहां पूछा है कि क्या तुम अब नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार हो, जिसके जवाब में रेड पहले से अलग बताता है कि वो अपने एक्शंस को आज तक रिग्रेट करता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड नहीं करेगा कि सब ठीक है। उसके पास्ट सेल्फ ने जो क्राइम किया उसे उसके साथ जीना होगा, और ये है अब सबकी सीख दोस्तों। योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका मतलब है आप जैसी चॉइसेस लेंगे उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो कुछ करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर सोच ले। ये सब सुनकर वो लोग रेड की एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं और रेड प्रिजन से बाहर आ जाता है। वो उसी घर में रहता है जहां ब्रुक रहता था और उसी जगह काम भी करता है। वो ओकेशनल गन शॉप्स में गन को देखकर अपनी लाइफ खत्म करने का सोचता है, बट एंडी से किए प्रॉमिस के बारे में सोचकर वो रुक जाता है। वो एंडी के बताए ओक ट्री को ढूंढता है और उस वोल्केनिक पत्थर को ढूंढ लेता है। वहां उसे वही बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर है और कुछ पैसे पड़े हैं। उस लेटर में एंडी ने लिखा है कि वो उस बीच टाउन पर रेड का वेट कर रहा है। उसे एक अच्छा आदमी चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। जहां वो पैरोल के रूल्स को तोड़कर एंडी के पास चला जाता है। उसे पता है कोई उस जैसे बूढ़े आदमी को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो फोर्ट हैंकॉक तक एक बस पकड़ता है, बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। दोनों दोस्त काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिलते हैं और ये शानदार मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।